हेलो एवरीवन। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी या फिर आप सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सभी एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। उसी की सीरीज में हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं ईवीएस की। जो यूपी टेट का एग्जाम होता है या फिर जो भी आप स्टेट के लिए टेट देने जा रहे हैं, वो यूपी टेट एक एलिजिबिलिटी होती है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी फर्दर आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे, जिसके बेसिस पे कट ऑफ बनती है। ऑलरेडी मैं डिटेल्ड वीडियो में सब कुछ बता चुकी हूँ। तो उस एलिजिबिलिटी टेट को यानी कि यूपी टेट को क्लियर करने के लिए आपको इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। क्वालिफाई में रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स है। तो अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आपको उतने मार्क्स लेके आने हैं। तो इसमें जो ईवीएस वाला पोर्शन है वो आप मानिए मानिए क्या, वो 30 मार्क्स का ही आता है। कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। और ये जो 30 मार्क्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स होते हैं, जो आपके स्कोर को बहुत आगे तक ले जाते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और जो भी हमारे डेली बेसिस में हमारे चारों तरफ चल रहा है वो सब बहुत पूछा जाता है। तो अब बिना देर किए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आएंगे, तो आप क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय वन नीति के बारे में, जो नेशनल जो वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है, उसके बारे में बार बार रिपीटेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें एक जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, इन्होंने बताया था कि जो हमारा अर्थ का, पृथ्वी का भूभाग है, उस पर कुछ प्रतिशत वन होने बहुत ज्यादा आवश्यक है। वैसे तो देखिए, वनों का होना बहुत आवश्यक है। ज्यादा पेड़ होंगे तो हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में कितनी बुरी हालत हो रही है पॉल्यूशन की। तो उस नीति के अनुसार कम से कम 33%, 33% वन होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा 33%। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रीन पीस क्या है? ये जो ग्रीन पीस है, देखो ग्रीन पीस किससे संबंधित है? पहले तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है। ग्रीन पीस किससे संबंधित है? ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस का संबंध किससे है? इस तरह से ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछा गया है। तो जो ग्रीन पीस है ये एक तरह की पर्यावरण योजना है। एनवायरमेंट की एक पॉलिसी है, पर्यावरण योजना है। आप एक बात समझिए, पर्यावरण योजना है जिसमें पर्यावरण के बारे में, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और चीजें बताई गई हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्रीन पीस किससे रिलेटेड है, तो आप मार्क कर सकते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड है। देखिए, अलग अलग पीस आती हैं। एक बार आया था कुछ मफलर करके आया था, है ना। मफलर, में को एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा कि वो किससे रिलेटेड है। तो ऐसे ही चीजें आती हैं कई बार। अब ये भी आया है कि ग्रीन पीस किससे रिलेटेड है। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और अपना आंसर मार्क करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड, जो भारत का उत्तराखंड राज्य है, उसमें एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, जिसमें वहाँ के जो क्या बोलते हैं, वहाँ के जो लोकलाइट्स थे, लोकल पीपल थे, उन्होंने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए क्या किया था? वो पेड़ों से चिपक गए थे और उन्होंने बोला था कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। मोस्टली सब जानते हैं इस बारे में, इस चिपको आंदोलन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एक क्वेश्चन ये बनता है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य क्या उद्देश्य था? तो था वनों की सुरक्षा, यानी कि जो जंगल थे उनको बचाना, वनों की सुरक्षा। वो पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां और मशीन्स आ गई थी पेड़ों को काटने के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया और सब जाके पेड़ों से चिपक गए। अच्छा, ये पूछा जाता है चिपको आंदोलन मतलब कि जनक या फिर किसने स्टार्ट किया था, तो आप वो भी नाम ध्यान रखेंगे, सुंदरलाल बहुगुणा। कई बार ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पारिस्थितिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? जो इंडिया का पारिस्थितिक अनुसंधान और जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो वो है बैंगलोर। कहाँ है? बैंगलोर। और बैंगलोर कौन से उसमें लगता है? कर्नाटक में। ठीक है।
कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटक में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जो रिसर्च एंड प्रशिक्षण केंद्र है, वो जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर है? वो है कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? देखो यहाँ पे तो रिसर्च की जाती है और ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पे है शिक्षा केंद्र। तो शिक्षा यानी कि जहाँ पे उसकी एजुकेशन दी जाती है, तो ये है अहमदाबाद। कहाँ पर है ये? अहमदाबाद। याद रखेंगे, कभी कुछ पूछ लिया जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है। और अहमदाबाद कहाँ पर है? सॉरी, गुजरात में, गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो इंदिरा गांधी वानिकी अकेडमी है वो है देहरादून में। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम इसमें लेके आएंगे। तो जो विश्व वानिकी दिवस है वो है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इससे पहले भी मैं ईवीएस की एक दो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके इसको देख लें, प्लेलिस्ट या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो भी कहाँ है? देहरादून में। और इंदिरा गांधी वानिकी कहाँ था? वो भी देहरादून में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो ये जो वन प्रबंध संस्थान है ये है भोपाल में। याद रखेंगे आप कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। भारतीय वन प्रबंध है भोपाल में, भारतीय सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। अगर हम इंदिरा गांधी वानिकी की बात करें तो वो भी देहरादून में है। और अगर हम पूछें भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र तो वो गुजरात में है, अहमदाबाद में। और अगर पारिस्थितिक अनुसंधान और प्रशिक्षण कहाँ करने जाएंगे? बैंगलोर यानी कि कर्नाटक में। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? बहुत बार ये क्वेश्चन आपका आया है। तो जो भारत में जितने स्टेट्स हैं उन सब में से कौन से स्टेट में, कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा वन है? तो है मध्य प्रदेश में। आप इसका रट्टा मार लो, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए या कुछ भी करिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिनट लूंगी मैं आपकी। जिन्होंने भी, हमारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे आपको सारे रिटर्न नोट्स ये वहां पर मिल जाएंगे। आपको अलग से जाके नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारा कोई साथी नोट्स बना रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को तो जरूर लिख लें, इसके तो भाई बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन को आने के। दूसरी बात, आपके जो और साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी हमारे चैनल को या हमारी क्लासेस को शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ स्थित है? ये है नागपुर में। नागपुर कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र। कौन से में आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ जिसमें ईवीएस की, जिसमें टॉपिक ही हमारा वायुमंडल था। ठीक है, वायुमंडल ही टॉपिक था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सब के बारे में मैंने डिटेल पढ़ाया। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर देखना। तो जो ओजोन लेयर है वो हमें किससे किससे प्रोटेक्ट करती है? तो वो करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, यूवी रेस से। अगर हम हिंदी में कहें तो पराबैंगनी किरणों से। किससे करती है? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रे नहीं, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे पहुंचेंगी। और अगर वो अर्थ पर आएंगी तो बहुत सारी डिसीज, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। और बहुत सारी डिसीज जैसे स्किन कैंसर है और जो स्किन से रिलेटेड डिसीज हैं वो सारी अर्थ पे बढ़ जाएंगी। देखो आपने सुना होगा, पहले इतना नहीं सुनने में आता था कि सनस्क्रीन लगानी चाहिए घर से बाहर निकलते टाइम, है ना। लेकिन आजकल आप हर तीसरे डॉक्टर से भी सुन लेंगे और अपने आसपास भी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ओजोन में एक होल हो गया है और उस होल की वजह से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पर आने लगी हैं और जिससे बहुत डिसीज आगे चल के, मतलब अभी भी हो रही हैं और बढ़ रही हैं धीरे धीरे। और ये जो ओजोन है इसमें उस होल का रीजन क्या है, वो होल क्यों हो रहा है? तो आप सबको पता होगा, सबसे बेसिक रीजन है ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं
ये सारी हमारी जो ओजोन लेयर है उसको डेप्लीट करते हैं। पॉल्यूशन जो एक्सेसिव गैसेस निकलती हैं कार बाइक से, इंडस्ट्रीज से, ये सब जो गैसेस हैं ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। स्टिल इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है। तो आप समझिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से भी निकलता है। इससे हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण में कौन सी गैस सर्वाधिक है? ये भी मैं क्लास ले चुकी हूँ, डिटेल्ड क्लास इसकी भी हो चुकी है, इसकी भी हो चुकी है। जिन्होंने डिटेल्ड क्लास नहीं देखी है देखिए कि मैंने उसमें सब बताया है, कि जो पूरा एक डायग्राम से समझाया है कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें तो पर्यावरण में सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन गैस। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट होती है ना? कितने परसेंट होती है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। जिन साथियों ने वो क्लास हमारी अटेंड की है वो जल्दी से लिख के, उनको याद होगा वो फटाफट से बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप का मुख्यालय कहाँ है ना? तो ये आपको इसका हेडक्वार्टर बताना है, मुख्यालय बताना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। तो इसका जो मुख्यालय है वो है नैरोबी, ये भी आप याद रखेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है, किसका? यूनिप का। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? जो फोटोकॉपी जेरोक्स सब लोग कराते हैं, है ना, सबको पता होगा, एक बड़ी सी मशीन होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो कौन सी होती है? ओजोन। ईवीएस में मोस्टली क्वेश्चंस आपके डेली लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व वन जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? ठीक है, ये जो विश्व का, वर्ल्ड का जो मतलब वर्ल्ड का वन्य जीव कोष है एक बना हुआ है, उसमें किसको, एक जैसे ऐसा होता है ना, जैसे आपके क्या बोलते हैं, ओलंपिक्स होते हैं तो उसमें भी एक कुछ ऐसे सिंबल लिया जाता है जिसका गिफ्ट सबको किया जाता है। तो ऐसे ही उनका भी हर चीज का अपना एक ना एक कोई प्रतीक होता है, कोई चिन्ह होता है। तो किस पशु को लिया गया है? तो लिया गया है पांडा को। किसको? पांडा को। याद रखना है आपको, जो पांडा होते हैं उनको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो कौन सा राज्य? देखो, सबसे ज्यादा वन कहाँ थे? सबसे ज्यादा वन कहाँ थे? मैं आपको रिलेट करती हूँ, सबसे ज्यादा वन थे मध्य प्रदेश में। तो आप समझिए, वन मध्य प्रदेश में ज्यादा है तो टाइगर भी मध्य प्रदेश में, जहां वन ज्यादा है वहां टाइगर भी ज्यादा होंगे। तो कौन सा ही राज्य है? ये भी मध्य प्रदेश। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में वन भी बहुत ज्यादा है और टाइगर राज्य कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे टाइगर भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की भी बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो गई हैं, हिंदी की हुई है, मैथ्स की हुई है। तो जो भी सीरियस वे में यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, जनवरी में आपका एग्जाम ही है, इस टाइम आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप कितना भी पढ़ लें, बट जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्लासेस क्वेश्चन से रिलेटेड अपलोड किए, वहां आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, जो वन महोत्सव इतना इंपॉर्टेंट था, ये किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी जी ने। ये भी आप याद रखेंगे, किसने किया था? के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? ये जो विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है ये है स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में ये स्थित है ना? कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? देखिए, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भारत है, भारत में वृक्षों का आदमी, मैंने अभी आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था। चिपको आंदोलन को शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, तो उन्हीं को ही वृक्षों का आदमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृक्षों का आदमी, सुंदरलाल
बहुगुणा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ पे, एनवायरमेंट डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। वहां पे हर चीज की बहुत ज्यादा वैरायटी है, क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट और वहां की जो कंडीशंस है वो ऐसी हैं कि नई नई वैरायटीज के प्लांट्स को, पेड़ों को, और वो वहां पे ग्रो होने का चांस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो दो तीन वेरी वेरी और ज्यादा लगा लीजिए। जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये यूपी की कैपिटल लखनऊ, लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? जब आप एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो अर्थ डे तो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाए जाते हैं कि अर्थ के लिए अवेयर रहे। तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। याद रखेंगे इस डेट को। आप समझिए डे डेज से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन 101% आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक पूरी क्लास डे डेज को डेडिकेट करके बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, पूरी क्लास से इंपॉर्टेंट है ये। तो जो भविष्य का ईंधन है ये किसको, ये कहा जाता है हाइड्रोजन को। किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो जो पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है। मैंने ऑलरेडी अभी समझाया था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर है और उसको क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। तो ओजोन परत को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच। आप समझिए कि ओजोन से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तभी मैंने पूरी क्लास एक वायुमंडल पे बनाई है, एनवायरनमेंट पे बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड डाटा बुक है उसका देखो, रेड रेड सिंबल ही किसका होता है कि यहाँ पे डेंजर है ना? डेंजर से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जो रेड डाटा बुक है उसमें विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों के बारे में है। यानी कि जो बिल्कुल विलोपित होने वाले हैं, जो जिनकी जनरेशन जिन एनिमल्स की खत्म हो रही है ना, कम होते चले जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड एंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती हैं उनसे रिलेटेड सारे जीवों की डिटेल इस बुक में है ना? इसलिए इसे रेड डाटा बुक कहा गया है। रेड मतलब डेंजर में है। ये जितने भी जीव एंडेंजर्ड हैं या फिर विलोपित के संकट से ग्रस्त हैं उन सबसे रिलेटेड डाटा रेड डाटा बुक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी की फुल फॉर्म। ये बहुत इजी है, इसको मैं नहीं बताऊंगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? देखो यहाँ पे सीएनजी के साथ एक और पूछा जाता है एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कई बार ये भी पूछ ली जाती है, थोड़ा सा ऐड करके बता देती हूँ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सीएनजी की आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? जो नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन कितने डेसिबल, ये जो डेसिबल है आप सोच रहे होंगे डेसिबल क्या है, वैसे तो मैं एक क्लास में कवर कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। डेसिबल यूनिट है नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करने की, मापने की। देखो जैसे कि आप दूध लेते हैं तो कैसे, किलो किलो में मेजर करते हैं, केले लिए दर्जन में आपने मेजर किए, है ना? अगर आप कोई दूरी को नाप रहे हैं तो आप मीटर सेंटीमीटर में नापेंगे, किलोमीटर में नापेंगे। ऐसे ही प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए जिस यूनिट का यूज होता है उसे बोलते हैं डेसिबल। तो अब ये बता रहे हैं जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कितने डेसिबल से माना जाता है? तो अगर 65 डेसिबल से ऊपर की रेंज है तो आप मान लीजिए कि साउंड पोल्यूशन वहां पर हो रहा है। जब भी हम डेसिबल को लिखते हैं तो डी तो बनाएंगे स्मॉल और बी बनाएंगे कैपिटल। कभी आप सोचें कि कैसा मैम ने ये छोटा बड़ा लिखा है, तो ये इसका सिंबल ही ऐसा होता है, डी स्मॉल होता है और बी कैपिटल होता है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये भी बन जाता है ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है? किस यूनिट से मापा जाता है, या इकाई क्या है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीएफसी की फुल फॉर्म। मैंने अभी बताया था ये गैसेस बहुत हार्मफुल होती हैं, है ना? तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ही सीएफसी की फुल फॉर्म है। जो ओजोन लेयर को डेप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वही वाली गैस है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जलवायु परिवर्तन में
किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, जो जलवायु यानी कि जो आजकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें कौन सी जो गैसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये आपको बताना है। तो देखो, जो ये जलवायु परिवर्तन होता है इसमें जितनी भी ग्रीन हाउस गैस होती हैं, है ना, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो सारी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, जलवायु परिवर्तन यानी कि एनवायरनमेंट चेंज के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं। बहुत सारी गैसेस होती हैं, एक क्लास में मैंने बताया है, तो अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे नई क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।